छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का ओरिजिनल सिक्का यहाँ पर मिला है। लेकिन आज के ज़माने में लोग टाइल्स लगा रहे हैं, सीमेंटेड से कर रहे हैं काम, लेकिन चंबल के डाकू उनको शरण आ गए। जय जगत का नारा। और इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आसाम से विनोबा जी की पदयात्रा उस समय के पूर्व पाकिस्तान में गए, ये बाबा जी मेरे से हो सकता है? नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकता है? आप उपले पे खाना बना सकते हैं। हमारे मित्र विकास जी जहाँ पे हैं वहाँ का लिट्टी चोखा अगर गोबर के उपले पे बने तो उसका स्वाद जो होता है वो एक अलग लेवल पे जाता है। तो देखिए, तो हम लोग जैसे ये गोबर है तो हम लोग आराम से इसको ऐसे करके उठा के, अच्छा आपने उठा भी लिया? हाँ, हर चीज उठा के जैसे साइड में रखना हो। जी और दीवान जी का मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विक्रांत घरत और आज मेरे साथ है मेरे मित्र विकास कुमार जी और मेरे स्कूल के दोस्त कपिल चौधरी। आज है 2 अक्टूबर 2020 और हम पनवेल से निकले हैं। पेड़ में गागोदे करके एक जगह है जहां पर भारत रत्न विनोबा भावे जी का जन्म स्थल है। आज 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में ऐसे जन्म स्थल पर जाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बात उन्हीं विनोबा भावे जी की है जो भारत रत्न है, गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, बहुभाषाविद, एक स्कॉलर, स्वतंत्रता सेनानी और बहुत बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट करने वाले महात्मा गांधी जी के अनुगामी। आज हम वहां पर जाएंगे। एक छोटा सा आश्रम है और उस आश्रम की आपको जानकारी देंगे और वहां पे जो भी व्यवस्था रहेगी उस व्यवस्था की आपको समय समय पर जानकारी देंगे। अभी हम हैं पनवेल हाईवे से जो हमें सीधा जोड़ेगा बॉम्बे गोवा हाईवे से। काफी सुंदर नजारा, आगे एक प्यारा सा पहाड़ है। अभी बारिश का मौसम भी खत्म हुआ है। सुहाने मौसम के साथ आज दोपहर हम सब निकल पड़े हैं पेड़ की तरफ। तो विक्रांत सर, आज गांधी जयंती के अवसर पे आज हम लोग कहाँ हैं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। आज हम एक ऐसे महान योद्धा, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के जन्म स्थल पर आए हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक सबसे बड़ा संदेश भारतवासियों को दिया। वो संदेश था प्रेम का, करुणा का और अहिंसा का। हम आए महात्मा विनोबा भावे जी के जन्म स्थल पर। विनोबा भावे महात्मा गांधी जी के स्पिरिचुअल सक्सेसर के तौर पर जाने जाते हैं। एक आध्यात्मिक वंशज का दर्जा महात्मा गांधी जी ने उन्हें दिया था। आपको एक बात बताना चाहूंगा, महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण दूत बनकर गए थे कौरवों के दरबार में दुर्योधन से मांगने समान हिस्सा इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर को, लेकिन उस वक्त दुर्योधन ने नकार दिया था। भगवान कृष्ण ने एक शांति दूत के तौर पर अंतिम बात उनके पास रखी थी कि 5 पांडवों को आप 5 गांव दीजिए, उसी में वो संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ। लेकिन दुर्योधन ने उस पर कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। ये द्वापर की बात है, द्वापर युग में। हाँ। और ये महात्मा कलयुग में पैदा हुए जिन्होंने भूदान मूवमेंट, भूदान आंदोलन चलाया 18 अप्रैल 1951 में। और इस भूदान आंदोलन के तहत चलते आज मुझे बताने में बड़ा गौरव महसूस होता है, 47 लाख एकड़ जमीन लोगों ने विनोबा जी को अपना पुत्र समझकर दान में दी, जो उन्होंने भूमिहीन किसानों में बांटी। 47 लाख एकड़ जमीन। इस संदर्भ में हम आपको और जानकारी देंगे आगे। अभी ये जो है इमारत, यहाँ पर विनोबा जी का जन्म हुआ था 1895 में और करीबन 10 साल अपने जीवन के यहाँ पर रहे थे। विनोबा जी 13 साल अपने पद यात्रा पर थे, पूरे भारत में घूमे। विनोबा जी ना एक स्वतंत्रता सेनानी थे अपितु बहुभाषाविद भी थे, एक प्रकांड पंडित थे संस्कृत के, इसलिए उन्हें आचार्य कहा जाता है। भारत की हर भाषा विनोबा जी को आती थी। दक्षिण भाषा जो है, कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, इन पर इनकी प्रचंड पकड़ थी, प्रभाव था। और पूरे भारत में 13 साल घूमने के बाद एक प्रकार से उनमें जो एक आध्यात्मिक चैतन्य था उससे पूरे भारत में आने वाले समय में एक नई दिशा मिली। विनोबा जी जब जाते थे चंबल जैसी वादियों में जाते थे, वहां के डाकू उनके सामने समर्पित भाव से अपने शस्त्र रखते थे और उनके अनुयायी बन जाते थे। ये विनोबा जी का करिश्मा था। इनके प्रभाव से ही साउथ से भी लोग इनको दान में दिए जमीन। जी, इतना प्रभाव था। ये बात ऐसी है कि भूदान आंदोलन के बाद जब उन्होंने कुछ ही सालों में ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत की
उसमें करीबन 1000 गांव इनको दान में मिले, जिसमें से 175 गांव तमिलनाडु से आए थे। तो आइए हम इस पवित्र पावन भूमि में हम कदम रख रहे हैं, हम नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विनोबा जी का जो जन्म घर है उसकी जानकारी दी गई है। ये जो गांव था, ये नरसिंह कृष्णराव भावे जी को आंग्रे सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज की जो नेवी थी, इस नेवी के बहुत बड़े सरदार हुआ करते थे आंग्रे, उनसे इनाम मिला। उसके बाद में 1895 से लेकर 1905 तक ये इस घर में रहे हैं। ये 1860 की इमारत है लगभग। और उसके बाद में वो तो बड़ौदा चले गए। बड़ौदा जाने के बाद जब करीबन 1920 और 36 के बीच में वो यहाँ पर कुछ दिन रहे थे। बाकी पूर्ण भारत में उनका भ्रमण रहता था। 1921 में महात्मा गांधी जी ने उन्हें भेज दिया वर्धा का आश्रम सेट करने के लिए। आश्रम के ये गार्जियन थे। वहाँ पर नई तालीम, सर्वोदय विचार और महात्मा गांधी जी के विचार और बाकी जो कंपैरेटिव रिलीजन का स्टडी होता था, ये बड़े पैमाने पे विनोबा जी करते थे। यहाँ पर हम इस पवित्र क्षेत्र में कदम रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये जो जगह है, ये इनको आंग्रे सरदार ने दी। तो 1807 का ये ओरिजिनल दस्तावेज है। आप देख सकते हैं 1807 का ओरिजिनल दस्तावेज, और इसे आप कह सकते हैं कि आंग्रे सरदार से मिली हुई सनद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और रोचक बात यह है कि अंग्रेजों के समय में 1817 का ये एक रेसिडेंसी एट पूना का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर सील है, आप देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा जब उत्खनन किया गया तब छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का ओरिजिनल सिक्का यहां पर मिला है। ये उनके कुछ इस्तेमाल में लाए गए दस्तावेज हैं। विनोबा जी के इस्तेमाल किए हुए बर्तन, कुर्ता और सरल जीवन की सरल वस्तुएं। जी, हम ऐसे आश्रम में हैं जो देयर इज एवरीथिंग फॉर एन इंडिविजुअल्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। इस आधारशिला पर यह रखा गया आश्रम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की टाइल्स नहीं है। ये आप किसी गांव में जाएंगे तो आपको ये संरचना देखने मिलेगी। विकास जी, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? जी, ये बताता हूँ मैं कि जैसे आज से 15 से 20 साल पहले हर एक गाँव में, बिहार के हर एक, या भारत की मान ली जाए, भारत के हर एक गांव में हुआ करता था। लेकिन आज के ज़माने में लोग टाइल्स लगा रहे हैं, सीमेंटेड से कर रहे हैं काम। लेकिन ये जो है, ये मिट्टी और जो आप उपला कहते हैं, गोबर, उसके मिश्रण से हम लोग ऐसे लिपा पोती कर देते हैं। इसके कारण गर्मी आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, मकान अच्छे रहते हैं, किसी तरह की बीमारी आपको नहीं लगेगी जी। तो ये जो है सबसे परफेक्ट और शुद्ध चीज़ है। और ये आज तक देखने को मिल रहा है इस आश्रम में। तो ये सबसे बड़ी बात जी, जो कि इसको हम लोग इस आश्रम में यहाँ पे आए तो उस चीज़ को हम लोग सोच सकते हैं कि उस ज़माने में कैसे क्या लोग रहते थे। आज इमेजिन करके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। विनोबा भावे जी ने किस तरह से जिया है, उनका जन्म स्थान है ये। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख करके। आप वहाँ देख सकते हैं चरखा रखा हुआ है। गांधी जी के विचारों से जितना भी मिलता जुलता चीज़ है उसको हम लोग फॉलो जो आज के ज़माने में नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, हम लोग को वो करना चाहिए। और इसी के संदर्भ में और भी चीज़ें जो हमने वहाँ पे देखी, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे भी कुछ चीज़ देखेंगे कि जो बुक्स हैं उनके जीवन के ऊपर या उनके काम के ऊपर, वो हम लोग आगे देखते हैं। जी, अभी हमारा सौभाग्य है, हम हैं विजय दीवान जी के साथ। ये हमारे लिए गौरव की बात इसलिए क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिन्होंने विनोबा जी का सहवास प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है और बहुत लंबे अरसे से वे एक समर्पित वॉलंटियर के तौर पर इस आश्रम की देखभाल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ चीज़ें उनकी ज़बानी और हमारा जो दृष्टिकोण है उसे व्यापक बनाने में इनकी जो भूमिका और इनके विचार रहेंगे, ये निश्चित रूप से काफ़ी मायने रखेंगे। दीवान जी, हमें पहली बात तो ये बताइए कि विनोबा जी के साथ आपका जो सहवास रहा, कैसी थी अभिव्यक्ति, किस प्रकार के व्यक्ति थे आप? विनोबा जी से कब मिले प्रत्यक्ष रूप में और क्या बातें हुई उस वक्त?
मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन कॉलेज के समय भी मैं जाता था। वैसे बातचीत विनोबा जी जब आश्रम में बैठते थे तब उधर जाकर बैठता था। उनसे कई लोग मुलाकात करने आते थे। तो उस समय इंदिरा जी भी आई थी एक बार, याद है। और जब विनोबा जी गुजर गए, विनोबा जी ने प्रायोपेशन किया। वैसे उन्होंने 15 नवंबर को अन्न पानी छोड़कर उन्होंने देह त्याग किया। तो उस समय मैं वहाँ था। आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे कि इंदिरा जी उस वक्त रशिया के एक नेता थे जिनके देहांत होने पर वहां पर सांत्वना देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे। जब विनोबा जी की वर्धा की खबर उन्होंने सुनी तो उन्होंने अपना दौरा जो था रशिया का वो छोटा करके वो वर्धा में विनोबा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आई। विनोबा जी भारत के पहले रमन मैग्सेस अवॉर्डी हैं और साथ ही साथ भारत का जो सर्वोच्च एक शिरोमणि जिसे आप कह सकते हैं अवार्ड्स में भारत रत्न, वो भी उन्हें प्राप्त है। विनोबा जी एक स्कॉलर थे, अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। तो उनके आश्रम में लाइब्रेरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। जब आप यहाँ पर आएंगे मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप यहाँ से कुछ पुस्तकें खरीदें और विनोबा जी के विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। एसेंस ऑफ भगवद गीता, पुराण, क्रिश्चियनिटी, ऐसी ऐसी किताबें उन्होंने लिखी है। और गीताई जो उन्होंने लिखी जब जेल में थे 1930 से लेकर 45 तक के समय में विनोबा जी कई बार जेल गए। वेल्लोर जेल में थे, कभी भारत के अनेक जेलों में बनते। एक बार 5 साल का उन्हें कारावास हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने ज्ञानवर्धन और ज्ञान संवर्धन और भगवद गीता के प्रचार प्रसार में अपना जो योगदान दिया है वो अमृत तुल्य है। तो अभी हम हैं यहाँ पर इस लाइब्रेरी में। और विकास जी मैं आपसे विनंती करता हूं कि आपके कुछ प्रश्न रहेंगे, क्योंकि विकास जी बिहार से हैं और विनोबा जी ने बिहार में क्या भूमिका निभाई, बिहार से उनका क्या वास्ता रहा, इसके बारे में सविस्तर रूप से वही इनके साथ संवाद करेंगे दीवान जी के साथ। बाबा जी बताइए कि जब बिहार में शुरुआत हुई जमीन दान का, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। पाजी 13 बरस भूदान यात्रा उनकी चली, लेकिन 13 बरस के 6 बरस तो वो केवल बिहार में थे। उनकी इतनी बड़ी 3-4 बार वो बिहार से गुजरे हैं। जी जी। तो 6 बरस तो उन्होंने बिहार में अपना समय गुजारा है। और सबसे ज़्यादा जमीन भारत में अगर किसी स्टेट ने दी होगी उस समय के बिहार में, जी, आज तो झारखंड अलग हो गया है। हाँ। तो 17 लाख एकड़ जमीन केवल बिहार ने दी। और इसलिए विनोबा हरदम ये कहते थे कि बी फॉर बाबा, बी फॉर बिहार, बाबा बिहार का, बिहार बाबा का। ये हरदम ये इसलिए ही कहते थे। और आखिर में जब भूदान यात्रा ख़त्म हुई उसके बाद 2 बरस विनोबा जी ने तूफान यात्रा की। वो थक गए थे, इसलिए कार से उन्होंने फिर से बिहार की यात्रा की। और बिहार पूरा ग्रामदान हुआ। ग्रामदान ये संकल्पना ऐसे कि देखिए आप समझ लेनी चाहिए कि विनोबा जी कहते थे कि हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, इस पर अगर किसी का अधिकार नहीं है, वो सब कुछ है, वो सब ईश्वर का है। हाँ, और हवा पानी सबको मिलता है तो ज़मीन भी सबको मिलनी चाहिए। इसलिए आपके पास जो ज़मीन है उसमें से कुछ थोड़ा हिस्सा क्यों ना हो भूमिहीन को दिया जाए, इसलिए भूदान शुरू होगा। भूदान का मतलब है भूमि का दान करना, लेकिन ग्रामदान का मतलब है गांव के लिए दान। योगदान हम लोग दे रहे हैं बिहार से। जी जी। उस तरह से पुस्तक में आप बता सकते हैं कि कितना जमीन दान बिहार की तरफ से दिया गया है? जरूर। ये ऑथेंटिक ये है, स्टैटिस्टिकल फिगर है। तो विनोबा जी को भारत में 47,63,566 यानी करीबन 48 लाख एकड़ जमीन भूदान में मिली। उसमें से आज के बिहार में 6,48,000 जमीन है और आज के झारखंड में 14,69,70,000 इतनी जमीन केवल भूदान में बिहार और आज के झारखंड में मिली है। दूसरी बात ऐसी है कि बिहार के ही जयप्रकाश जी ने उनको जीवन दान दिया है। समझे? जयप्रकाश जी हमारे विनोबा जी के साथ ही सर्वोदय के वे भी नेता रहे हैं और बाद में
इमरजेंसी के समय तो उन्होंने उनका रोल सबको जानकारी है। तो विनोबा जी को पहला जीवन दान देने वाला व्यक्ति ये जयप्रकाश जी है। और इसलिए विनोबा जी को बिहार के बारे में बहुत प्यार इसलिए भी था कि बिहार बुद्ध से लेकर जमीन के मसले पर अगर किसने काम किया होगा बुद्ध से लेकर विनोबा तक तो सब बिहार में हुआ है। भगवान बुद्ध, जैन, हाँ पूरा गौतम बुद्ध और हमारे पहले राष्ट्रपति भी वहाँ के हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू है जी। इसलिए बिहार के बारे में तो भारत को गर्व है। दक्षिण भारत में हाँ। विनोबा जी के जीवन के बारे में और उनकी यात्रा के बारे में थोड़ा देखिए विनोबा जी उस समय 1951 में उनका एक प्रयोग चल रहा था। वह यह था कि बिना पैसे की जीवन कैसे गुजारा जा सकता है। इसलिए बिना पैसे का वो वर्धा में उनका चल रहा था। तो उसी समय सर्वोदय का एक सम्मेलन पोचमपल्ली में था। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको आना होगा। तो विनोबा जी ने कहा मैं तो कांचन मुक्ति के प्रयोग में लगा हूँ, बिना पैसे आना है तो मुझे चलकर आना होगा। इसलिए वे पैदल इधर निकले तेलंगाना में। उस समय का आंध्र था। और पोचमपल्ली में 18 अप्रैल 1951 में जब उधर सभा हुई तो कुछ दलितों ने उनको कहा कि अगर आप हमें कुछ ज़मीन दे देंगे तो हमारी गुजारा अच्छा हो जाएगा। तो विनोबा जी ने उसी समय आह्वान किया कि कोई इनको ज़मीन देगा क्या। तो रामचंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने, ज़मींदार ने 100 एकड़ ज़मीन दे दी। और तब विनोबा जी ने कहा उधर ही कि ज़मीन का मसला यह कत्ल से, कानून से नहीं हल होगा, यह होगा तो गौतम बुद्ध के करुणा के विचार से ही होगा। हाँ। और विनोबा जी ने 18 अप्रैल 1951 से जो भूदान यात्रा शुरू की वो 13 बरस चली। और एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। वे हरदम कहते थे कि हवा और नदी को जैसी छुट्टी नहीं है और सूर्य कभी रुकता नहीं है, वैसे मेरी भूदान यात्रा भी नहीं रुकेगी। दीवान जी, नक्सलवादी विनोबा जी के जाते ही जो चंबल की घाटी खूंखार स्वरूप के लिए जानी जाती थी, वहां के जो डाकू थे या बीहड़ में जो बागी थे, इनके मन में ये करुणा या ये परिवर्तन कैसे आया? विनोबा जी में ऐसी क्या शक्ति थी जिसका असर हुआ कि उन्होंने अस्त्र डाल दिए? देखिए विनोबा जी बहुत आज मैं आपका अगर पेन मांगूँ ना तो आप उसका ढक्कन रखकर मुझे पेन देंगे ताकि, और आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रद्दी भी बेचते हैं, कोई दान नहीं देते हैं। हाँ जी। तो इतनी जमीन उनको कैसे मिली? तो विनोबा जी बहुत ही छोटी छोटी बातें सुनाते थे ताकि वो हृदय परिवर्तन हो सकता था। विनोबा जी ने कहते थे कि 6वें पांडव को न्याय दो। 6वां पांडव है कर्ण। कर्ण को जमीन नहीं मिली, राज का हिस्सा नहीं दिया गया, इसलिए महाभारत हुआ। आज का भूमिहीन यह 6ठा पांडव है, अगर उसका हिस्सा आज आप दे देंगे तो महाभारत नहीं होगा, ऐसे कहकर। और इसलिए वो कहते हैं कि 6ठे पांडव को न्याय दो। और इसलिए वो कहते थे कि मुझे जमीन का 6वां हिस्सा चाहिए। वो हरदम कहते थे कि मैं भिक्षा मांगने आया हूँ और आपको दान की दीक्षा देने आया हूँ। जब उनको 1000 एकड़ जमींदार ने 100 एकड़ जमीन दी तो उसने कहा कि मैं आपकी इज्जत घटाने नहीं आया हूँ, मैं आपकी इज्जत बढ़ाने आया हूँ। आप इतनी छोटी सी ज़मीन देंगे तो आपकी बेइज्जती होगी और मैं नहीं लूँगा। मैं भूमिहीनों का हिस्सा मांगने आया हूँ, उनका अधिकार है। जब वे चंबल में उनकी पदयात्रा चल रही थी तब उन्होंने डाकुओं को आह्वान किया कि इस देश का एक सांस्कृतिक इतिहास है रामायण में कि वाला डाकू का भी वाल्मीकि हो सकता है, आप ये रास्ता छोड़ दीजिए। और पूरे चंबल के डाकू उनको शरण आ गए, समझे। और उन्होंने यह भी उनको कह दिया कि पंडित नेहरू मेरे दोस्त है
लेकिन आपकी सज़ा मैं कम नहीं करवा लूँगा। अच्छा। आपको फांसी होती है तो आपको वो स्वीकार लेना चाहिए। और इसके बावजूद सब डाकू उनको शरण आए, अस्त्र डाल दिया। अस्त्र डाल दिया। और बाद में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पहले राष्ट्रपिता राजेंद्र बाबू ने उनकी फांसी की सज़ा तो कम कर दी। कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस। तो विनोबा जी ने ये दुनिया में पहली बार बताया कि हृदय परिवर्तन से जमीन मिल सकती है और हृदय परिवर्तन से डाकू भी अच्छे मार्ग पर आ सकते हैं। और इसीलिए तो उनको पहला मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। दीवान जी, जो उन्होंने एक नारा दिया है, मुझे लगता है आज पूरे विश्व के लिए वो नारा समर्पक है, वो है जय जगत जी, का। जी। आप बता सकते हैं जय जगत का स्वरूप क्या है? देखिए, आज आप मैं बम्बई का हूँ इसलिए, और आज लोग यानी जय हिंद का नारा भी अब पीछे रह गया। मी मुंबईकर, मी पार्लेकर, मी दादरकर, हाँ? या मैं बिहारी। हाँ, मैं बिहार का हूँ। जो संकुचितता जो बढ़ती जा रही है, ऐसे स्थिति में जय जगत का नारा। और इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आसाम से विनोबा जी की पदयात्रा उस समय के पूर्व पाकिस्तान में गए, उनको बुलाया गया था जी। उस आज का बांग्लादेश है। तो जब पूर्व पाकिस्तान में गए तो पहले दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो जय जगत वाला हूँ। हाँ, सब जगत एक है, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। तो उस समय से जय जगत का नारा पूर्व पाकिस्तान में जय जगत का ही नारा चला। ना किसी ने जय भारत का, जय हिंद का नारा दिया, ना पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दिया। और उस समय के पूर्व पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में भी विनोबा जी को भूदान मिला। वो हमने किताब में देखा। हाँ। कि बांग्लादेश में भी जमीन उनको मिली है, जी, पूर्व जी, पाकिस्तान जी, में। जी। तो आज की तारीख में जब भारत में हर कोई अपनी अपनी प्रांतीय अस्मिता संभाल कर चलता जी, है, जी। वहां पर जय जगत का नारा बुलंद करना चाहिए। सत्य और बुलंद है। और कहीं ना कहीं भारत की जो सनातन परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, हाँ। उसके अनुसार, उसके सिंक्रोनाइजेशन में ये नारा बैठता है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट है। नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि देखिए 50 के दशक में लोगों में इतना दानत्व था कि विनोबा जी के आह्वान पर उन्होंने इतनी जमीन दान की। लेकिन क्या आज 2020 में विनोबा जी होते और भूदान आंदोलन चलाते तो क्या लोग इतनी ही स्फूर्ति के साथ उतनी जमीन दे पाते? देते ही, आज भी देंगे। विनोबा जी का जो व्यक्तिमत्व था, उस कारण उनको लोग वो हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी ना जी। जयप्रकाश नारायण जी जैसे आदमी ने सत्ता से मोड़ ले लिया, सत्ता छोड़ दी। वो तो उप पंत प्रधान होने वाले थे, नेहरू जी उनको कह रहे थे कि आप उप पंत प्रधान। वो सत्ता छोड़कर विनोबा जी के पास आ गए, शासन मुक्त समाज रचना करने के लिए वे आ गए। देखिए, विनोबा जी के ही शब्दों में मैं कहता हूँ, विनोबा जी कहते हैं कि नदी के पानी की धाराएं, कई धाराएं नीचे गिरती है, लेकिन जो गोमुख से निकलता है वही तीर्थ करके प्रार्थना करते हैं। क्या बात। तो आप और हम बोलेंगे तो नहीं चलता जी। विनोबा जी वही बात कहते हैं तो लोग तुरंत मान लेते हैं। तो आज भी लोग अगर विनोबा होते तो आज भी सब सवाल वे हल कर पाते थे और हृदय परिवर्तन से कर पाते थे। सब कुछ कानून से सवाल हल होगा, ये मुश्किल है जी। विनोबा कहते हैं कि कानून की अपनी मर्यादाएं हैं और वो कानून जिनके हाथ में है वो शासन करता है कि उससे ज़्यादा मर्यादा है। तो दो मर्यादाओं का गुणाकार है। ऐसे स्थिति में कानून से बढ़कर और कोई एक ईश्वर का कानून है। हाँ, उस रास्ते से हमें जाना होगा। और मुझे लगता है कि आज भी विनोबा जी का जो रास्ता है, गांधी विनोबा का, तो कल्याणकारी है। और इसीलिए तो महात्मा गांधी ने विनोबा जी को पहला सत्याग्रही भी घोषित किया और उसके बाद अपना आध्यात्मिक वारिसदार भी गांधी जी ने विनोबा जी को ही चुना है। दीवान जी, एक सवाल हटके, क्या ये चरखा है? जी,
तो ये हम जैसा देखते हैं चरखा, हाँ। वो तो एक अलग स्वरूप में रहता है, तो ये क्या मतलब इसका कोई सेटअप करना पड़ता है? नहीं, ये कुछ नहीं है, ये तो गांधी जी के समय से ऐसे ही चलते लेकिन हैं। हम जो चरखा देखते हैं वो एक ऐसे गोल होता है, तो आप थोड़ा सा बता हाँ हाँ, सकते हैं ये किस नहीं प्रकार देखिए, का उसका चरखा है? तंत्रज्ञान एक ही है, उसमें कोई हम्म। फर्क नहीं है। तो आज भी आप बुनाई करते हैं? हाँ, करते नहीं, इधर हमारे सभी कार्यकर्ता काटते ही हैं। सूत काटना कहते हैं। हाँ, सूत काटते हैं। ये देखिए किस प्रकार से रुई उन्होंने लगाई है। अरे बड़ी सफाई के साथ धागा बना रहे हैं। देखिए कितना आसान प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ये होगा नहीं, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। विनोबा जी ने गांधी जी ने कहा कि आपको व्रत लेना चाहिए सूत कताने का। तो विनोबा जी ने 12 बरस लगातार ये किया है, सूत कताई किया है। विनोबा जी के अपने उधर आपने देखे होंगे, उन्होंने काटे हुए सूत की ये डोरी। बाबा जी मेरे से हो सकता है? नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकता है? हो प्रयास सकेगा, प्रयास लेकिन की प्रयास करना और पड़ेगा। अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास, देखिए ये दोनों आपको आना चाहिए, बस, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको हाथ ऊंचा रखना पड़ता है इसके लिए। जी हाँ हाँ। ये कुछ बहुत कठिन बात नहीं है, आप 2 दिन में सीख लेंगे। ये मेरे विचार में चरखा चलाने का जो तंत्र है, इसके बूट कैंप्स होने चाहिए। हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में आज भी इस तंत्र ज्ञान को पहुंचा सकते हैं, और निश्चित रूप से हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारे एजेंडा में ये प्रमुख रूप से आता है कि आज के नौजवान चरखा चलाना सिखाएं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली कार्य है, और इस कार्य को करने से आपको जो आज आत्मनिर्भर भारत 2.0 3.0 रादर मैं कहूँगा जो आप देख रहे हैं, उसकी बुनियाद ही ये चरखा रही है। तो इस चरखे से और भारत की जो मूल संस्कृति है, इसका बहुत ही करीब से संबंध रहा है। तो हम इस संबंध को और वृद्धिंगत करते हैं। आइए सब मिलकर चरखा चलाना सीखते हैं। बिल्कुल आश्रम के पीछे खड़े हैं, ये है हमारा ऑर्गेनिक तरीका, गोबर के उपले। इसे आप ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे आप उपले पे खाना बना सकते हैं। हमारे मित्र विकास जी जहाँ पे हैं, वहाँ का लिट्टी चोखा अगर गोबर के उपले पे बने तो उसका स्वाद जो होता है वो एक अलग लेवल पे जाता है। तो देखिए गोबर का उपला, शायद ये जब आप गांव में आएंगे तो ही एक आपकी सोलर पावर से इसका सारा मॉइस्चर निकल जाता है और ये बिल्कुल मिट्टी बन जाती है, और ये सबसे बेहतर बायोफ्यूल है, और इसका खाना सबसे शुद्ध माना जाता है। शुद्ध माना जाता है। अब हम चलते हैं गौशाला की तरफ। थोड़े से हल्के फुल्के लम्हे। अंदर गाय है और गाय ने अभी अभी बछड़ों को जन्म दिया है। तो देखते हैं गाय हमें किस प्रकार से स्वीकार या अस्वीकार करती है। यह है गौशाला, क्योंकि सर्वोदय आंदोलन जो है इसमें एक बीइंग अ मिनिमलिस्ट, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म जो आज की तारीख में आया है, सर्वोदय मूवमेंट की बुनियाद ही वो है कि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने। तो आइए हम आते हैं इस गौशाला में। ये देखिए गाय के बछड़े हैं और ये गौ माता है। बहुत ही सुंदर गाय, बहुत ही प्यारा प्राणी। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जैसे मुंबई में रह रहे हैं सर, ठीक है, लेकिन मेरी जो शुरुआत हुई प्रॉपर विलेज से, और हम लोग जैसे ये बछड़ा मतलब बड़ा होता है, वैसे हम लोग इसके साथ बड़े होते थे, इसके साथ में खेलते थे। तो अभी आप देख सकते हैं कि 1, 2 या फिर 3 इतने बछड़े हैं, और मतलब कि जैसे आप छोटे बच्चे को खिलाते हैं गोद में, एकदम ऑलमोस्ट वैसे ही है ये। और इसका जो भी आप गोबर की बात कर रहे थे, तो जैसे गांव में होता है ना, हम लोग उस चीज से जुड़े रहे हैं। तो हम लोग जैसे ये गोबर है, तो हम लोग आराम से इसको ऐसे करके उठा के, अच्छा आपने उठा भी लिया? हाँ, हर चीज उठा के, जैसे साइड में रखना हो या फिर साफ सफाई करना हो, तो हम लोग गांव में प्रॉपर उसमें कुछ नहीं, ऐसे करके आराम से, और फिर नॉर्मल हाथ धो लेते थे। जी।
आज जो आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, नेचुरल सैनिटाइजर, ये नेचुरल सैनिटाइजर, तो इसका महत्व जो है गाय का गोबर, घी, ये हर चीज अपने आप में जुड़ा हुआ है, जो कि आज की संस्कृति में वो काफी पीछे चला ये है। देखिए दूसरा वाला तो बछड़ा कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है, छोटा सा है और ये अभी पैदा हुए हैं 1 हफ्ते भर पहले। और आचार्य विनोबा भावे के यहाँ इनके आश्रम में जो चीजें हमने देखी, चाहे वो उपले हो या फिर लिपा पोती जो गोबर के द्वारा हुआ है, तो ये सब चीज काफी अपने आप में मायने रखती है। तो देख करके एक अजीब सा फीलिंग आ रहा है कि हम लोग उस जमाने में, विनोबा भावे के जमाने में हम लोग जी रहे हैं। आज जिस तरह से बाबा जी ने बताया है उनके बारे में, जीवनी के बारे में, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए। जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। एकदम ध्यान से उनको सुनता रहा, तो वो चीज सोच करके लगता है कि अभी के जमाने में विनोबा जी वो जिंदा होते या गांधी जी जिंदा होते तो आज किस तरह का माहौल होता। इसके बारे में सर कुछ बताइए, क्योंकि आज के राजनीति से कुछ मैच नहीं खा पा रहे वो चीज। अभी दीवान जी से ही हम मिले जो विनोबा जी के अनुयायी हैं, तो आधे घंटे से ज्यादा अवकाश तक हम मंत्र मुग्ध होकर उनको सुनते रहे। अभी भी मन भरा नहीं, ये वीडियो खत्म होने के बाद भी हम उनसे आधा घंटा चर्चा करेंगे। तो सोचिए विनोबा जी का उस वक्त क्या प्रभाव रहा होगा। और जैसा कि उन्होंने कहा, विनोबा जी आज होते तो आज भी उतने ही समर्पक होते। रही बात आज की आधुनिक राजनीति की, तो हो जाता है कि 70 साल से ज्यादा हो गए हमें आजादी मिले हुए, तो शायद आजादी की जो हमने प्राप्त की हुई कीमत है, इस कीमत की कदर हम कहीं ना कहीं करना भूल गए हैं या कम पड़ रहे हैं। तो हमें जानना होगा कि हमारी आजादी की भी एक कीमत रही है और हमें अपना योगदान देना होगा, क्योंकि हम पर कर्ज है, हम पर ऋण है उन लोगों का जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर किए और स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी में अपना बलिदान दिया। हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे तीसरे साथी जो पूरे वीडियो में हमारे साथ कैमरा में नहीं रहे, हमारे परम मित्र, हमारे बाल मित्र कपिल चौधरी जी, जिन्होंने गोप्रो संभाली पूरी और हमें इस प्रकार का एक सुंदर संवाद करने का मौका दिया। कपिल जी, विकास जी और दीवान जी का मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।